वो है कांस्टेंट आई कांटेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको इंटरव्यू के टाइम जब भी हम हॉल में प्रवेश करेंगे उससे पहले हमें जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को याद रखना होगा वो है, क्या आपने सभी डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स या फोटोकॉपी आपने मिनिमम 4 सेट का पूरे डॉक्यूमेंट 4 सेट आपके पास होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो उसके साथ आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे क्योंकि कई बार जब यूनिवर्सिटी दूर में घर से चले जाते हैं और साथ में अगर नहीं रखते तो कई बार दिक्कत पैदा होगी। तो इसीलिए सबसे पहले जो काम होगी सारी डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सारी डॉक्यूमेंट्स का जो फोटोकॉपी जो है एक सेट आप रखेंगे और वो आप संभाल के रखेंगे ताकि वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। और अच्छा से सभी को स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। मैं हूँ डॉक्टर नंदनाथ। आप जानते हैं मेरे चैनल में इस तरह वीडियो है सिर्फ आपके लिए। मैं चाहता हूँ यंग जनरेशन को पीएचडी कैसे प्रमोट किया जाए, जो दूर गांव गांव में बैठे हुए हैं और उनको पता नहीं है कैसे करें, कैसे क्या करें। सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिलेगी। सब्सक्रिप्शन में कोई पैसा नहीं लगता और मैं प्रमोट करना चाहता हूँ, यूथ को आगे ले जाना चाहता हूँ। मैं भी खुद पीएचडी के गाइड हूँ। शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी जो है रायगढ़, अभी अभी शिफ्ट हुआ है बिलासपुर यूनिवर्सिटी के भूगोल के मैं भी गाइड हूँ। मैं चाहूँगा सारी सब्जेक्ट के जो पीएचडी में इंटरव्यू में ज़्यादातर जो सवाल पूछे जाता है और उसी से सिलसिले में सारी बात करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिसर्च शुड ऑल्सो बी केयरफुल नॉट टू गिव टू मच अटेंशन टू द एग्जामिनर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप इंटरव्यू हॉल में प्रवेश करेंगे आपका ध्यान, आपका आई कांटेक्ट जो है जितने सारे सर बैठे हैं सभी की तरफ देखते हुए आपको हमेशा बात करना है, उससे आई कांटेक्ट से बात करना है। ऐसा नहीं कि किसी भी एक पर्सन से आप आई कांटेक्ट से बात कर रहे हैं, बाकी लोगों को आपने इग्नोर कर रहे हैं। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। और इसमें यहाँ पे निशा यादव और यहाँ पे नील कमल दिख रहे हैं, सुजीत दास, वेलकम। तो ये इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान में रखना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है नेवर से आई डोंट नो। ये वाला जो है हमारे विद्यार्थी में बहुत बार यहाँ पे आता है मन में कि सर यहाँ पे कई बार क्वेश्चन में आई डोंट नो बोल देते हैं, क्या मैं कुछ जानता नहीं हूँ। देखिए आई डोंट नो यूज करेंगे जरूर कि मुझे पता नहीं सर। कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो आपसे संबंध नहीं, किसी आपको अननोन लग रहा है तो वहां पे आप बोल सकते हैं कि सर मुझे पता नहीं है। अगर ऐसा नहीं कि एवरी क्वेश्चन में मुझे पता नहीं है, इस तरह जवाब आप नहीं देंगे। और फिजिकली मेंटली आपको फिट रहना होगा आपको इंटरव्यू फेस करने के लिए। इसमें क्रिएटिंग ए गुड इम्प्रेशन, आपको एक अच्छा गुड इम्प्रेशन इंटरव्यू हॉल में दिखाना होगा। और जिसके सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रिसर्च एरिया, आप जो यहाँ पे रिसर्च एरिया प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और वो रिसर्च एरिया और आपका ट्रैफिक के प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट, लिटरेचर रिव्यू, आउटकम, स्टडी एरिया सिलेक्ट करना होगा और कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना होगा। सारी चीज हम चर्चा करेंगे। नो अबाउट रिलेटेड बुक्स और नेम जर्नल्स। और यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस, इंग्लिश आपका प्रैक्टिस रखना होगा। थोड़ी सी इंग्लिश में बात करने का स्टाइल, थोड़ी सी इंग्लिश में बात कर लेते हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंग्लिश कम्युनिकेशन जिसका स्किल अच्छा रहता है शायद उसी को सिलेक्शन में काफी प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है। और इसी के साथ जैसे कि मेथोडोलॉजी, टूल्स, टेक्निक्स, डाटा, क्वेश्चन, मेथड्स, फैकल्टी नेम, ये सारी डिटेल्स जो है आपको याद रखना होगा। ऐसे कि आपका पीजी में कितना नंबर आपने पीजी में लाए थे, कौन पेपर में कितना नंबर है, उसको भी थोड़ा सा याद करके जाइएगा इंटरव्यू में। कभी भी आपको पूछ सकते हैं क्या आपने क्लाइमेटोलॉजी में कितना नंबर लाए थे, या डिजर्टेशन में आपने किस तरह रैंक किए, किस तरह प्रेजेंटेशन दिए। ये सारी चीज आपने जो पीजी लेवल में पढ़ाई की है वो पीजी लेवल के पढ़ाई के मार्क को थोड़ा याद रखिएगा, आपको पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज है कि आपको ज्यादा समय नहीं पूछेंगे, 10 से 15 मिनट से आपको पूछेंगे जिससे पता चलेगा क्या आप पीएचडी के लायक हो या नहीं। तो इसीलिए एडजस्ट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वॉइस को एडजस्टमेंट करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वहां पे आपका जो हॉल रहेगा, जिस हॉल में आपने भाईवा दे रहे हैं उस हॉल के हिसाब से आपने बात को रखेंगे। और कितना जोर से बोलना है या धीरे से बोलना है या स्लोली बोलना है वो आपको एडजस्ट करना होगा ताकि आप अच्छा से पीएचडी इंटरव्यू दे सके। यहाँ पे आपको बताऊंगा कि टेक्निक्स, डाटा और क्वेश्चन और मेथड्स, ये जो रिलेटेड और कॉन्फिडेंस लेवल सारी हम डिटेल बात करेंगे। और यहाँ पे क्लियर ऑडिबिलिटी जो है, आपका वॉइस क्लियरिटी होना चाहिए और आप स्पष्ट बोलेंगे, जो बोलेंगे अच्छा से बोलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आई कांटेक्ट ड्यूरिंग वाइवा सेशन, मैंने यहाँ पे शुरू में ही आपको बताया था
कि भाइवा सेशन में आपका आई कांटेक्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि कई बार देखा गया है कि भाइवा सेशन में विद्यार्थी ऐसे झुक जाता है या डर जाता है, या बोलने में जब प्रश्न पूछा जाता है तो वो अचानक उसके कंफ्यूजन हो जाता है क्या हम जवाब दें। तो बहुत सारा क्वेश्चन आपके लिए हमने रखे हैं कि इस तरह आपके सामने क्वेश्चन पूछ सकता है और आप किस तरह जवाब देना चाहिए। और यहाँ पे अपियरेंस हैज द पावरफुल इफेक्ट, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे लिखा है आप देख सकते हैं। मेरा साउंड सुनाई दे रहा है सुजीत? थोड़ा कमेंट करेंगे। मेरा साउंड क्लियर आ रहा है? अपीयरेंस जो है हैज ए पावरफुल इफेक्ट, बेसिकली ड्रेस और लुकिंग। आपका लुकिंग, आपका ड्रेस कोड जो है, फॉर्मल ड्रेस कोड आप इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज आपको बता दूं, आप ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाए, क्योंकि वहां पे जो बैठे रहेंगे सामने सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, प्रोफेसर है, सीनियर मोस्ट है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस दिखाएंगे कि सब मुझे आता है और मैं नेट क्वालिफाइड कर लिया हूँ, जीआरएफ हूँ, तो आई एम ऑल इन वन, तो आप रिजेक्ट भी हो सकते हो, आपको पीएचडी में मौका मिलना मुश्किल भी हो सकता है। इसीलिए जो पूछा जाएगा उसी को जवाब देंगे, ये याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और मैंने हर एक चीज को डिटेल्स आपके सामने रखूंगा प्रेजेंटेशन के थ्रू, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अच्छा से प्रिपरेशन लेंगे और अच्छा इंटरव्यू देंगे, मैं चाहूंगा एक बार में आप सिलेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है उसमें हम बात करेंगे, वो है आपका क्रिएटिंग ए गुड इंप्रेशन। गुड इंप्रेशन तब बनेगा एज ए ड्रेस कोड फॉर्मल हो और स्माइल के साथ आप एंट्री करेंगे और परमिशन लेते हुए, मैं कम इन सर, मैं आ सकता हूँ और मैं बैठ सकता हूँ, ये चीज आपको करना होगा। चेयर कई बार टेबल के साथ जुड़ा रहता है, टेबल को थोड़ी सी चेयर को सामने खींचिए और आराम से बैठिए। फिर सामने वाला से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि चारों तरफ गोल टेबल में बैठे रहेंगे, 8 से 9 लोग हो सकता है आपको बैठेंगे। आपको ये बता दूं, बेसिकली इंटरव्यू में 8 से 9 लोग हो सकता है वहां पे बैठे रहेंगे और आप सामने बैठे रहेंगे और एक एक क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएचडी करना क्यों चाहते हैं, इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आएगा। इसमें आपको घबराना नहीं है, आप सीधी सी, आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप कोई किसी पूछते हैं अचानक कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं और आपने कहाँ से आए हो, आप बोले कि मैं बंगाल से एक गांव से आया हूँ, तो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट चीज को आप जान ले। आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, आपका बर्थ प्लेस के बारे में पूरी भूगोल को आप जान ले कि आपके बर्थ प्लेस के खास चीज क्या है। आपके बर्थ प्लेस में या नेशनल हाईवे गुजरते हैं, या आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में, आपको जिला के बारे में अच्छा से जान ले, अच्छा से नॉलेज हासिल कर ले, क्योंकि आपका कई बार क्वेश्चन आपके बर्थ प्लेस से भी पूछा जा सकता है, ये आपको मैं बता दिया हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पूछ देते हैं कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे बताना होगा, आपके इंटरेस्ट को सामने लाना होगा और प्रॉब्लम ओरिएंटेड आप जो टॉपिक जिसमें आप प्रेजेंटेशन देने गए हैं, कहीं ना कहीं उस चीज को हाईलाइट करते हुए आपको बताना होगा, ताकि सामने वाले जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो खुश हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं बंदा बहुत अच्छा है और इनको पीएचडी करना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमारे देश भी और आगे बढ़ेंगे। तो आप पीएचडी करना क्यों चाहते हैं, हमारे रिसर्च के जो आउटकम जो है, बेसिकली व्हाट इज द बेनिफिट, सोशल बेनिफिट्स क्या है, उस चीज को हमें हाईलाइट करते हुए अपना एक्सपीरियंस बताते हुए उसको बताना है, सर मैं इसलिए पीएचडी करना चाहता हूँ। ज्यादातर क्या है कि पीएचडी लंबी 4 साल 3 साल चलते रहती है, उसमें कैंडिडेट को देखा जाता है क्या ये पीएचडी छोड़ के चले ना जाए, इसीलिए इस तरह क्वेश्चन आपके सामने बहुत टाइप के पूछा जा सकता है। तो मैं एक एक टाइप आपके सामने लाऊंगा, हमारे साथ बने रहेंगे और लाइक बटन दबाने ना भूले ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। साथ ही के साथ आपको एक पूछा जा सकता है कि आप जिस टॉपिक में काम करना चाहते हैं उसको ओनली 2-3 लाइन में बताइए, समराइज योर रिसर्च इन 3 मिनट्स। आपको 2 मिनट में आप क्या करने चाहते हो उसको बताना होगा, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे घबराना नहीं है। आपको सीधा अपने प्रपोजल के ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कीजिए और ऑब्जेक्ट जो सिलेक्टेड 6 ऑब्जेक्ट है 2 मिनट में रख दीजिए और आपका सामने वाले बंदा जो है खुश हो जाएंगे। मैं भी जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भाइवा दिया था तब जस्ट एमए पास किए थे और उस टाइम के एज ए एकदम स्टूडेंट टाइप थे, तो मैंने भी इस तरह प्रिपरेशन लिया था, आज भी मुझे याद है
तो जैसे ही हम एंट्री किए, एक से एक क्वेश्चन मेरे साथ हुआ और मैंने वहाँ पे डरा नहीं, सबके साथ आई टू आई रख के हमने बात किया और कहीं ना कहीं मुझे वो बेनिफिट मिला। तो मैं भी चाहूंगा कि आप भी सिलेक्ट हो जाएंगे सारी टिप्स ट्रिक्स के साथ और सारी यादगार के साथ अगर प्रेजेंटेशन या आप हॉल में जाएंगे, इंटरव्यू हॉल में। चलिए, और इम्पोर्टेंट चीज आपके सामने मैं यहाँ पे पेश करना चाहूंगा, वो है एक्सप्लेन द रिसेंट डेवलपमेंट इन दिस फील्ड। आप जिस टॉपिक में प्रपोजल बनाया है वो प्रेजेंट वर्तमान समय के साथ क्या रिलेवेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे आप लाइव चैट कर सकते हैं। यहाँ पे निशा कुमारी दिख रहे हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग निशा, दिलचांद, निशा, अजय और सुजीत। आप जरूर कमेंट करें, आपके नाम भी मेरे यहाँ पे दिखेगा। आप लाइव चैट ऑन है और सीधा मैंने लाइव चैट, लाइव क्लास में यही फायदा है, आप लोग कई बार कमेंट करते हैं सर ये क्या है वो क्या है, तो लाइव में ही आप लिख डालिए, मैं एक चैट को भी रिप्लाई दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रिसेंट डेवलपमेंट बेसिकली इन दिस फील्ड, आप रिसेंट ट्रेंड के साथ आपके जो टाइटल है क्या संबंध है और किस तरह विकास वो करना चाहते हैं या करेंगे आप। व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ योर रिसर्च इन द करेंट सिनेरियो। करंट सिनेरियो रिसर्च बेसिकली व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ योर रिसर्च, क्या आपके शोध में क्या वर्तमान समय के साथ वो कौन सा दिशा इंगित दिखाता है, ये चीज को आपको हाईलाइट करना होगा। इस तरह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आपके सामने रखूंगा, वो है जनरल क्वेश्चन एंड रिसर्च कंट्रीस्ट मटेरियल एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स डिस्कस एंड कंक्लूजन। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो चार थिंग्स आपके सामने यहाँ पे शो कर रहे हैं। बेसिकली थोड़ी सी दिक्कत हो रहा था वो पावर पॉइंट में, वो काफी दूसरे फॉर्मेट में आ रहा है, मुझे पता नहीं ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मेरे कंप्यूटर में। मैंने एक तरफ सेट किया था डिजाइन, बट वो डिजाइन अलग टाइप शो कर रहा है, पता नहीं मुझे क्या फॉर्मेट चेंज हो गया है। तो पीएचडी भाइबा क्वेश्चन के जो टाइप्स है, बेसिकली क्वेश्चन टाइप्स अगर हम बात करें, क्वेश्चन टाइप की अगर बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन टाइप अगर देखें, जो जनरल क्वेश्चन, रिसर्च कॉन्टेस्ट एंड मेथड्स, एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स और आपका डिस्कशन एंड कंक्लूजन, ये जो मोन इंपॉर्टेंट जनरल क्वेश्चन आपको जो पूछ सकते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड। दूसरी चीज है रिसर्च कॉन्टेस्ट मेथड से पूछेंगे, आपके रिसर्च के जो मेथोडोलॉजी आपने अप्लाई करने वाले हैं उसको आपको पूछेंगे। दूसरी है एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स, क्या आप इसमें क्या फाइंडिंग्स लाना चाहते हैं वो आपको पूछेंगे। और यहाँ पे डिस्कशन एंड कंक्लूजन में यहाँ पे आपका बेनिफिट्स, नीड्स, ये सारी चीज यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक रिजोल्यूशन को मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूंगा, 1 मिनट में इसको, मुझे लगता है कि इसके कारण ये थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर रही है और मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, इसमें देखने में भी अच्छा होगा और सुनने में भी अच्छा होगा। बेसिकली ये टेक्निकल के दुनिया में थोड़ी थोड़ी जो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आ जाते हैं वो मुझे भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी नहीं हूँ और मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए, पता नहीं क्या है, जो भी अभी ठीक चल रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके सामने मैं रखूंगा रिसर्च प्रॉब्लम। बेसिकली हम जनरली बोलते हैं कि सर रिसर्च प्रॉब्लम हम क्या चीज बताना चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम में, तो इसको मैंने यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, आप देखेंगे इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। बेसिकली रिसर्च प्रॉब्लम जो है, योर रिसर्च क्वेश्चन मस्ट बी कॉन्साइड एंड क्लियर, मतलब आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो बहुत ही शोध जो है वो संक्षिप्त हो और स्पष्ट होना चाहिए, मतलब शॉर्ट हो और क्लियर हो। मतलब आप जो प्रॉब्लम बताने वाले हो ज्यादा लंबा चौड़ा ना हो, 1-2 लाइन में उसको क्लियर पता चले कि आप बेसिकली क्या प्रॉब्लम बताना चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, वन और मोर फील्ड ऑफ द स्टडी शुड बी रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम। ये बेसिकली आपको अध्ययन के एक अधिक जो है क्षेत्र समस्या के लिए परंपरागत होना चाहिए, या ये आवश्यक है कि शोध समस्या या व्यवहारिक हो, ये सैद्धांतिक रूप से एक अच्छी समस्या मौजूद हो, या इसमें बेसिकली थियोरिटिकल एक गुड प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो, या लिटरेचर इन द फाउंडेशन ऑफ गुड रिसर्च प्रॉब्लम, जो कि एक सोशल बेनिफिट्स हो। इस तरह प्रॉब्लम ओरिएंटेशन जो है आपको फाइंडिंग करना होगा।
मेरा भी चैनल में बहुत सारा ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो है, उसको जरूर देखें। अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हैं, अगर आप दूसरे सब्जेक्ट में होगा तो दूसरे सब्जेक्ट के अगर विद्यार्थी हो तो अपने टॉपिक में रिसर्च प्रॉब्लम को अच्छा से आपको फाइंडिंग्स करना होगा, ताकि आपको पूछेंगे यहाँ से क्वेश्चन, आपको पूछेंगे क्या आपका रिसर्च प्रॉब्लम है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज में आपको मैं सामने लाऊंगा, ये है द आउटकम you hope to attain by the conducting research are known as the research object। बेसिकली आपको रिसर्च ऑब्जेक्ट को पूछते हैं। हम कई बार रिसर्च ऑब्जेक्ट को फाइंडिंग करने में हम याद नहीं रहता, कि हम बोल नहीं पाते कि एक्चुअली रिसर्च ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए। तो रिसर्च ऑब्जेक्ट बेसिकली द आउटकम यू होप टू अटेन बाय द कंडक्टिंग रिसर्च आर नोन एज द रिसर्च ऑब्जेक्ट बेसिकली। And many research program include many research goal, developing the good research object met at your organization overall objectives। ये बेसिकली आपको याद रखना होगा। द गोल ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज टू गाइड इंटर द रिसर्च प्रोसेस, बेसिकली from the data collection analysis to the conclusion study objective, also guide you through the investigation process by focusing your research and identifying the essential variables। ये चीज को आपको याद रखना होगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं होंगे, आप अच्छा से इसको बोल पाएंगे। बेसिकली मैंने यहाँ पे हिंदी में भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। बेसिकली आपको जब अनुसंधान के संचालन से आप जिन परिणामों के आशा करते हैं, आप जिन परिणाम को लाना चाहते हैं, उसको हाईलाइट करना होगा। उन्हें शोध उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। बेसिकली कोई शोध कार्यक्रम, कोई शोध लक्ष्य शामिल होते हैं, या हम फोकस को क्लियर रखते हैं कि हमें ये चीज निकालना होगा, उसको हाईलाइट करना है। अच्छे शोध उद्देश्यों को विकसित करने से आपके संगठन से समारोह उद्देश्यों में मदद मिल सकती है, ये चीज को आपको हाईलाइट करना होगा। या अध्ययन के उद्देश्य आपके शोध पर ध्यान केंद्रित करके और आवश्यक चीजों को सामने लाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके सामने यहाँ पे आपको दिखाना होगा। और अक्सर इंटरव्यू के टाइम जो है हम ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, कई बार क्वेश्चन थोड़ा अननोन हो जाता है आपके सामने। तो इस तरह मैंने पहले भी बोला, अगर आपको पता नहीं है तो आप उसमें बोलिएगा सर मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप गलत दिशा में अगर जाएंगे तो आप 1 मिनट में पकड़ जाएंगे कि आपको कुछ आता नहीं है। गलत चीज आप नहीं बताएंगे, जो आपको आता है उसी को आप बताएंगे। दूसरी, कैन यू समराइज योर टॉपिक। आपको टॉपिक को 2 लाइन में समराइज करने के लिए बोल सकते हैं कि अपना जो टॉपिक है आप 2 लाइन में बताइए। तो आप क्या चीज बताएंगे? तो मैंने ये शुरू में ही बोला कि आप हमेशा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन बात करेंगे। आपका शोध के केंद्र बिंदु आपका ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना होगा कि आप अपने टॉपिक को 2 मिनट में समराइज कीजिए। आपको ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना होगा कि मैं ये चीज करूंगा, मैं ये चीज निकाल के दिखूंगा। ऐसा नहीं कि मैं कर दूंगा ऐसा नहीं बोलना है। मैं कर लूंगा ऐसा नहीं बोलना है, मैं निकाल लूंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा, इस तरह आपको बात करना होगा। ताकि आप, ऐसा नहीं है कि आप पीएचडी करना शुरू किए हैं, ऐसा नहीं कि आप रिसर्च कर डाले हैं उस टॉपिक के बारे में। मेरा बात समझ में आ गया है? जरूर आप लाइव कमेंट, यहाँ पे लाइव चैट ऑन है, आप सीधा मेरे से लाइव चैट भी कर सकते हैं। और जो चीज आपको प्रॉब्लम हो रही है या कुछ पूछना चाहते हैं कि सर इस तरह अगर पूछे तो मैं क्या जवाब दूं, तो इस तरह आप मुझे हेजिटेज मत हो, आप सीधा लाइव चैट ऑन है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, आपको भी पता है, और मैंने कोशिश करता हूँ, फिर भी बोल लेता हूँ कि आपके समझ में आ जाए। तो बेसिकली यहाँ पे व्हाई डिड यू चूज दिस मेथड टू कंडक्ट दिस रिसर्च, इस तरह आपको पूछेंगे। आपने कौन सी क्यों इस तरह मेथड आपने अप्लाई किया। तो बेसिकली आपके टॉपिक से रिलेटेड है, आपने इसलिए इस मेथड का अप्लाई किया, इसलिए इस मेथड का अप्लाई नहीं करेंगे तो ये आपके पास बैकअप क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए। आप इस तरह मेथोडोलॉजी क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, क्लियर? तो ये चीज आपको सामने पूछेंगे। समराइज योर की फाइंडिंग्स, आपका जो फाइंडिंग्स है रिसर्च के, वो आपको समराइज करने के लिए पूछ सकते हैं, उसको आपको शॉर्ट में बताना होगा। दूसरी, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ योर वर्क टू द अदर रिसर्चर। जो अदर जो रिसर्चर है, आपको मैं एक चीज बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्रपोजल टॉपिक बनाने जाएंगे, किसी भी टॉपिक बनाने के पहले आप लिटरेचर रिव्यू जरूर कीजिए।
लिटरेचर रिव्यू अगर नहीं करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं टॉपिक सिलेक्शन गलत होगी और आप गलत दिशा में जाएंगे। आपको लिटरेचर रिव्यू करना होगा कि उस टॉपिक में क्या क्या काम हुआ है और हम क्या करेंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आमतौर पर नया जो रिसर्चर होते हैं वो लिटरेचर रिव्यू नहीं करता, वो सोचता है कि मैंने जो टाइटल चूज किया वो बहुत अच्छा है और इसी टाइटल में आगे बढ़ेंगे और हम कहीं ना कहीं पीएचडी कर लेंगे। गलत। आप हमेशा इसमें लिटरेचर रिव्यू कीजिए। आज के दिन में बहुत सारा ई प्लेटफॉर्म है। आप रिसर्च स्कॉलर, आप गूगल, आपका रिसर्च गेट, गूगल स्कॉलर, एकेडमिया एडू, आपका शोध गंगा, इनफ्लिड नेट, इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आज के दिन में घर बैठ के सारी चीज आप घर बैठ के देख सकते हैं। आपके रिलेटेड टॉपिक में क्या काम हुआ है और आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि सेम चीज कॉपी नहीं होना है। आपको बता दूं, अगर रिसर्च प्रपोजल आप कॉपी करके बनाते हैं 1 सेकंड में आप पकड़ जाओगे। इसीलिए कॉपी मत कीजिए। आपके मन की बात, आपके सोचने के बाद आपका थिंकिंग लेवल को सामने लाजिए और आप लिखिए, ताकि आपका थीसिस के प्रपोजल जो है सॉलिड होगी, ताकि जो भी पूछेंगे आप जवाब आराम से दे सके। कई लोग पैसा देके बना लेते हैं, बहुत दूर में सेटिंग कर लेते हैं, पैसा देके अपना प्रपोजल को सेट कर लेते हैं। आपको बता दूं, अगर आप पैसा देके सेट करोगे तो वहां सामने वाले जब भाईवा होगी तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो वाला बात जो है दूसरे लोग लिखे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपको प्रपोजल के अंदर में क्या क्या लिखा है। मेरा बात समझ में आ गया? तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे व्हाट आर योर प्लान फॉर द फ्यूचर, बेसिकली आप भविष्य में आप क्या प्लान रखें, इस टॉपिक में आप क्या करेंगे। आपको यहाँ पे एक रिकमेंडेशन छोड़ना होगा कि मैं सर इस टॉपिक को इस तरह काम करूंगा और इसमें आगे जाके ये होने वाला है। तो इस तरह आपको एक बैकअप प्लान जो है, आपको स्टडी जो है आपको साथ में रखना होगा। दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है आपको मैं सामने लाऊंगा, वो है ऑल लिटरेचर रिव्यू इज एन एग्जामिनेशन ऑफ द शॉर्टली। बेसिकली हम कंफ्यूजन हो जाते हैं। लिटरेचर रिव्यू जो है, हम लिखने के स्टाइल गलत कर देते हैं और लिटरेचर रिव्यू को सच एज द बुक्स का आप नाम लिखिए, ऑथर नेम लिखिए, उसको आप जर्नल आर्टिकल्स का कुछ लीजिए एंड थीसिस से कुछ लीजिए, और दैट आर द रिलेवेंट सर्टेन टॉपिक, जो आपका टॉपिक से संबंधित हो। मैं कई बार देखा हूँ, मेरे को कई लोग मेल भी करता है और वहां पे रिसर्च प्रपोजल में जो आपने रेफरेंस यूज करते हैं, जो आपका लिटरेचर रिव्यू करते हैं, बेसिकली वहां पे नाम, उसका नाम सरनेम जो है, कमा लगा के बाद आपको साल लिखिए, उसके बाद लिखिए उनके वो क्या चीज बताने वाले हैं। आपका लिटरेचर रिव्यू इसलिए गलत होते हैं, कई बार प्रपोजल रिजेक्ट होता है सिर्फ लिटरेचर रिव्यू के कारण। तो लिटरेचर रिव्यू में आप हमेशा नेशनल लिटरेचर रिव्यू और इंटरनेशनल लिटरेचर रिव्यू को दोनों अलग पैरा में शो कीजिए, ताकि आपको प्रपोजल कभी रिजेक्ट नहीं होगा। नेशनल स्कॉलर ने क्या बताया और इंटरनेशनल ऑथर ने क्या बताया, तो नेशनल में 3-4 ले लीजिए, उसका ऑथर का सरनेम लिखिए, मान लीजिए मेरा ही कुछ रेफरेंस आप यूज कर रहा है, तो वहां पे लिखिए कि गुड़िया नरेंद्रनाथ 2012 उन्होंने ये चीज बताया। लेकिन ये जो आपका लिटरेचर रिव्यू लिखने का स्टाइल, ये बेसिकली आपको आपके टॉपिक से संबंधित हो। ऐसा नहीं कि टॉपिक कुछ दूसरा है और किसी दूसरा आप लिटरेचर रिव्यू को यूज कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम होता है, मैं कई बार देखा हूँ। इसको गलती ना करें, ध्यान में अच्छा से सुने मेरा बात जो मैं बोलना चाहता हूँ, कि लिटरेचर रिव्यू में आपके टॉपिक से संबंधित लिटरेचर रिव्यू को उठाइए और अच्छा से उसको लिखिए, 3 से 4 लाइन लिखिए, एक ऑथर जिसको आप लिटरेचर रिव्यू में ले रहे हैं और दूसरी ऑथर लिखिए, ऐसे आपको पैरा 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 उसको सेट कीजिए। कई बार होता है कि आपने, आपका टॉपिक दूसरा है और आपने रिलेटेड रिव्यू नहीं लगाया, तो आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है। ये चीज ध्यान में रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बता दूं, इट इज द यूजुअली रिटन एज द पार्ट थीसिस डिसर्टेशन रिसर्च पेपर टू प्लेस योर फाइंडिंग्स इन द कॉन्टेक्स्ट एग्जिस्टिंग द नॉलेज। बेसिकली अगर आप डिसर्टेशन किए हैं तो आप उसका फाइंडिंग्स को याद करके जाइए, आपने क्या काम किए थे और उसका क्या आउटकम हुआ और क्या आपका वर्तमान जो प्रपोजल आपने बनाया है उसमें आप क्या करने वाले हैं। तो ये बेसिकली आपके ऊपर है, आप जो प्रपोजल बनाए हैं उसके ऊपर रिलेटेड जो है वो चीज मैंने यहाँ हाईलाइट किया। द रिजल्ट एंड कंक्लूजन जो है, बेसिकली यहाँ पे आउटकम आपको पूछा जाता है, व्हाट इज योर आउटकम योर रिसर्च, आपका रिसर्च में क्या आउटकम होगी। तो ये चीज जब आपको पूछते हैं तो ये बेसिकली आप उस चीजों को हाईलाइट कीजिए
जो आपका रिसर्च का आउटकम हो, जैसे कि स्पेसिफिक रिसर्च एफर्ट afraid as the research outcome and they compare the product produce the experimental methods। आप जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को अप्लाई कर रहे हैं एंड सपोर्टिंग डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आप हाईलाइट कीजिए। वो आपका बेसिकली आउटकम है, इसको आपको अच्छा से बताना होगा ताकि आपको गलती ना हो। ये चीज सामने लाना बहुत जरूरी है। विशेष शोध जो है आपका परिमाण स्वरूप जो है प्राप्त परिमाणों का निष्कर्ष के शोध परिणाम के रूप में संदर्भ किया जाता है और उनमें जो उत्पाद और प्रक्रिया जो है परोक्रियात्मक जो है, हिंदी में मेरा अच्छा नहीं उतना यह लिखा है, आप जरूर इसको पढ़ ले। और बेसिकली यहाँ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जो मैं बोलना चाहता हूँ, प्रयोगात्मक विधियां बोलते हैं उसमें हिंदी में, आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जो है उसको हाईलाइट करना होगा और सपोर्टिंग डेटा को हाईलाइट करना होगा कि सन इतना में ऐसा था, ऐसा ऐसे एज ए भूगोल के हम विद्यार्थी अलग अलग टॉपिक में इस तरह आपका जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होगी और आपका सपोर्टिंग डेटा होगी उसको आपको हाईलाइट करना होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको बता दूं जो कि कई बार ये जो है आपका लोकेशन, बेसिकली आपको पूछते हैं कि आप क्यों इस जगह को चुने। अगर रीजनल सोशल साइंस के अगर विद्यार्थी हो तो आपको किसी एरिया को हाईलाइट करना होता है, तो वहां पे आपको पूछ सकते हैं कि आपने इस एरिया को क्यों चुने। तो तब हमें बहुत ज्यादा यहाँ पे टेंशन की बात हो जाती है कि सर यहाँ पे हम किस तरह जवाब देना चाहिए। स्टडी एरिया क्यों सिलेक्ट किया आपने, जो स्टडी एरिया मान लीजिए आप किसी एरिया को लिए साजेदा सेंट्रल इंडिया या साजेदा किसी ब्लॉक का नाम वहां पे शो कर रहा है कि इस एरिया का हमने हाईलाइट, इस एरिया का इस टॉपिक में हम काम कर रहे हैं, तो आपको पूछ सकते हैं कि स्टडी एरिया आपने इस स्टडी एरिया क्यों सिलेक्ट किए। तो इस स्टडी एरिया क्यों सिलेक्ट किए जब आपको पूछते हैं तो आपको बताना होगा आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है उस स्टडी एरिया का, तो सर मैं इसलिए इस स्टडी एरिया को चुना। तो वहां पे आप रिसर्च प्रॉब्लम्स के कनेक्ट करना होगा कि इसलिए मैंने इस रिसर्च टाइटल को मैंने चुना। ये पूछ सकते हैं आपके साथ कि स्टडी एरिया क्यों सिलेक्ट किया आपने, मालदा डिस्ट्रिक्ट या आपने छत्तीसगढ़, आपने बिलासपुर, आपने रायपुर या मध्य प्रदेश, आपने भोपाल, जो भी एरिया के ऊपर आप पीएचडी करना चाहते हैं वो टाइटल में आपने मान लो लगाया, तो आपको पूछ सकते हैं कि आपने इस एरिया को क्यों चुना। क्लियर मेरा बात, अर्थात आपका इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी एरिया जो है उसी को आपको हाईलाइट करना होगा। जनरली क्या होता है, रिसर्चर टेंशन में आ जाता है कि अरे ऐसा क्यों पूछ दिए तो मैं क्या बताऊं, तो इसलिए ये चीज को आपको पहले से ध्यान में रखना होगा कि हमें इस तरह आंसर दे ताकि दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। नो एंड अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपको पूछ सकते हैं आपको वीकनेस और स्ट्रेंथ। बेसिकली यहाँ पे आमतौर पर हम खुले हम बात करते हैं तो वीकनेस के बाद अगर करते हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपके अंदर में क्या वीकनेस है, कि सर मैं ज्यादा टाइम पढ़ते पढ़ते हम हमारे वीकनेस जो है कि मैं लिख डालता हूँ। कई लोगों को लिखने का इसका वीकनेस है मतलब अच्छा है, तो इस तरह कुछ जोड़िए वीकनेस में ताकि सामने वाले को अच्छा लगे। जो वीकनेस बेसिकली वो वीकनेस नहीं है, वो डीप स्टडी होता है कि आप ज्यादा समय नहीं पढ़ पाते हैं, आप लिखना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाता है। वही लिखने का आदत उसके अच्छा है, इसका मतलब कि वो पीएचडी के लायक हो। तो इस तरह वीकनेस को ऐसे सेट करना होगा ताकि अच्छा सामने वाले को अच्छा लगे। और यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है आपके अंदर में क्या अच्छा चीज है जो आप जीआईएस के मैपिंग कर लेते हो, या आप बहुत लंबा समय जो है स्टैटिस्टिक एनालिसिस या मैथमेटिक्स या कुछ आपका गाना सुनना अच्छा लगता है या आप खेलने में अच्छा हो, तो ये चीज को आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपने रिसर्च से कनेक्ट करने के लिए प्रयास कीजिएगा ताकि सामने वाले को लगेगा नहीं ये बंदा इसी टॉपिक में सोच रहा है और इस तरह ये आगे जाना चाहते हैं। तो ये वीकनेस एंड स्ट्रेंथ में काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसमें अच्छा से फ्रीली आंसर दे ताकि इसमें आपको कंफ्यूजन ना रहे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि डोंट बी अफ्रेड टू मेक द मिस्टेक एंड फेल। ये बेसिकली आप जब आपने रिसर्च प्रपोजल में मिस्टेक करते हैं या कई बार होता है कि आपने दिया गया या आपने लिखे एक है और आप बोल कुछ दूसरा, ये चीज नहीं होना चाहिए। आपके रिसर्च प्रपोजल में और जो ऑब्जेक्ट में आपने जो हाईलाइट किया और आपने पूछे एक और आपने बोल और एक, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ये चीज में कई बार होता है कि आप जब दूसरे से बनाते हो
कोई दूसरे टीचर ने आपको बना देते हैं, तो ये चीज उसके साथ होता है। इसीलिए खुद बनाए ताकि आपको प्रॉपर आंसर दे सके, ये चीज आपको अंदर में होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, डोंट बी अफ्रेड टू मेक द मिस्टेक एंड फेल एंड नेवर गिव अप एंड बेसिकली डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर। आप खुद के दूसरे के साथ कंपेयर मत कीजिए। ये चीज क्या है, कई बार आपको इंटरव्यू देने के टाइम ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है और कहीं ना कहीं आप रिजेक्ट हो जाते हो। और इंक्रीज योर नॉलेज, बेसिकली आपको आपके अंदर में जितने सारे नॉलेज है बेसिकली और इंक्रीज करना होगा। ऐसे नहीं कि आप नेट क्वालिफाइड हो गए, जीआरएफ हो गए तो मुझे सब आता है, ऐसा नहीं है। बेसिकली रिसर्च जो है थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे एनालिसिस के बाद होती है, यहाँ पे मेथोडोलॉजी की बात होती है, यहाँ पे हाइपोथेसिस की बात होती है, यहाँ पे सोशल नीड्स की बात होती है। तो हर एक चीज में व्हाई, हाउ, व्हाट, इस तीनों चीज को जोड़ दीजिएगा और उसमें आप थिंकिंग पावर को डेवलप कर लीजिएगा ताकि आपको इंटरव्यू देने के टाइम दिक्कत नहीं होगी। आपके टॉपिक में हाउ, व्हाट और व्हाई, ये तीनों चीज को जरूर जोड़ लीजिए और आप खुद बताते जाइए, तो कहीं ना कहीं आपको सारी सॉल्यूशन प्रॉब्लम जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, कंप्लीट ऑल द वर्क ऑन टाइम। आप सब चीज जो है समय के साथ चलने का प्रयास करें ताकि इंटरव्यू के टाइम भी आप अच्छा से जवाब दें। बेसिकली मेरा टिप्स था इसलिए मैंने यहाँ पे रखा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि कई बार ये चीज जो है, कॉन्फिडेंस लेवल को हमें अच्छा से रखना होगा। और इस कॉन्फिडेंस लेवल के रखने के लिए मैं ये सारी चीज पॉइंट जो है आपके सामने रखा कि किस तरह हम अच्छा से रख पाए। क्योंकि नॉलेज आपके अंदर अगर नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस आपको डाउन होगी। दूसरी चीज है कि अगर आप प्रॉपर खुद नहीं बनाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस डाउन होगी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या चीज उसमें लिखा है। तो ये चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा। मेरा साउंड आ रहे हैं? हाँ, थोड़ी सी इंटरनेट बीच बीच में इंटरप्ट होते हैं तो जिसके कारण जो है प्रॉब्लम होती है। मुझे भी बहुत खराब लगता है, ब्रॉडबैंड आजकल डिस्टर्ब करता है बहुत ज़्यादा। चलिए मैं यहाँ पे जो हेडलाइन कलर पता नहीं मेरे कंप्यूटर में फॉर्मेट अचानक कलर पता नहीं शो क्यों नहीं कर रहा है ठीक से। नो अबाउट द रिलेटेड बुक्स नेम एंड जर्नल। बेसिकली यहाँ पे मैंने जो ऊपर में लिखा है हल्का सा दिख रहा है, बेसिकली यहाँ पे बुक नेम और जर्नल जो आपका रिलेटेड टॉपिक है, यहाँ पे बुक नेम और जर्नल को अच्छा से याद करके जाइए। क्या क्या इससे रिलेटेड बुक्स हैं या आपने क्या रिलेटेड बुक पढ़ाई किए हैं, कुछ बुक तो याद करके जाइए और ऑथर नेम को भी याद करके जाइए कि सर मैंने इस बुक को पढ़ा हूँ और इस जर्नल में मेरा टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये चीज आपको पहले से पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये चीज पता बहुत लोगों को होता नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा नुकसान होते हैं। तो इसके फायदा भी है कि हमें इस तरह याद रखने का, वहाँ पे भाईवा में पूछेंगे कि आपने कितना क्या बुक पढ़े हैं और ये कहाँ पे रेफरेंस क्या है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे वहाँ के शहर के बारे में, रिसर्च गाइड के बारे में थोड़ा सा अच्छा जान लें कि वो गाइड कौन सी विषय में एक्सपर्ट है, वो गाइड किस टॉपिक में काम किया है, या उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन विषय में रिसर्च हो रही है, उससे रिलेटेड आपका प्रपोजल होना चाहिए। कई बार होता है हम प्रपोजल कुछ दूसरे टाइप लेके जा रहा है, जो कि वहाँ पे वो जितने गाइड है जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई किए हैं, कोई भी गाइड उस तरह टॉपिक में वो जानता नहीं है या आप कराना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए बड़ी समस्या उसमें होती है। इसी के कारण आपको पहले देखना होगा यूनिवर्सिटी वेबसाइट में कि उस यूनिवर्सिटी में क्या टॉपिक में काम हुआ, कौन गाइड ने क्या काम करवाया और उस गाइड के अंदर में क्या क्या किस टाइप के रिसर्च उन्होंने कर रहे हैं। तो ये चीज आपको पहले से जानना होगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। और इसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए, जो कम्युनिकेशन स्किल है आपके अंदर में, उसको डेवलप करने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इंग्लिश जो डेवलप करने के लिए ये हर दिन इंग्लिश का सुनना होगा। हर दिन इंग्लिश में, रेडियो में इंग्लिश का स्पीच को सुनो और इसमें बातचीत बनाओ, इंग्लिश में बातचीत करो। दूसरी चीज है कि आप अंग्रेजी में कहानियां पढ़ो, छोटे छोटे इंग्लिश के स्टोरी को पढ़ो, या नए शब्दों के लिए एक नया नोटबुक का रेडी करो। तो उसमें क्या होगी, आपका इंग्लिश लेवल जो है वो स्ट्रांग होते जाएगा, क्योंकि आपको इंटरव्यू फेस करना है।
तो थोड़ी सी अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन से आप अगर इंटरव्यू फेस करते हैं तो एडवांटेज ज़्यादा मिलता है। इसलिए मेरा ये टिप्स यहाँ पे मैंने दिया कि आप इंटरव्यू के लिए आप इंग्लिश लैंग्वेज को इस्तेमाल करो ताकि आपका फायदा होगी। तो इसमें इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारी यहाँ पे स्ट्रेटेजी मैंने आपके सामने रखा, जो कि आप इंग्लिश बोलने, इंग्लिश सीखने आपको मदद मिले। यहाँ पे इंग्लिश डायरी रखे, एक इंग्लिश बोलने वाले देश या आप किसी जगह भ्रमण करें जहाँ से आप इंग्लिश आसानी से सीख जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपके यहाँ पे बताना वाला हूँ कि आपने जो मैंने पहले बताया कि अबाउट इंस्टीट्यूशन, अबाउट रिसोर्स सेंटर, अबाउट यूनिवर्सिटी रिसर्च, क्या क्या यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ है वो चीज जरूर देख ले। और फैकल्टी नेम और एरिया इंटरेस्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। फैकल्टी नेम और एरिया इंटरेस्ट क्या है वो चीज जो है आपके सामने यहाँ पे बताना होगा ताकि आपको दिक्कत ना हो और आप अच्छा से इसको बोल सके। बेसिकली हम किसी जगह में भाइवा देने जा रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, वहाँ कौन कौन फैकल्टी में कौन है आपको पता ही नहीं है, तो इसीलिए वो फैकल्टी नेम को भी जानो और उस फैकल्टी ने किस स्पेशलाइजेशन क्या है उस प्रोफेसर का, उसको बारे में भी आपको जानना होगा ताकि आपके रिसर्च प्रपोजल उसी से रिलेटेड हो, ताकि आपको गाइड मिलने में असुविधा ना हो। ये आपको मैं पहले से बोल दिया हूँ, ये चीज को मेंटेन करना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, मेरा यहाँ टाइटल दे रहा है कलर। एक्चुअली प्रेजेंटेशन पता नहीं जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू किए तो वहां पे कुछ कलर सेटिंग हमने रखा था, वो कलर दूसरे कलर में शो कर रहा है, अचानक ये डिस्टर्ब हुआ है इसलिए वो कलर जो है वो यहाँ पे अच्छा से आ नहीं रहा है और वो देखने में थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत जो है वो सामने फायदा जो है प्रॉब्लम कर रही है। इसीलिए मैंने वो प्रॉपर कलर यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ जो हमने पावर पॉइंट में जो कलर रखा था। तो यहाँ पे मेथोडोलॉजी, टूल, टेक्निक्स और डाटा जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप नोट कर लीजिए। आपके रिसर्च के मेथोडोलॉजी, उसमें क्या टूल्स और आपका टेक्निक्स और डाटा आप क्या यूज करेंगे, क्या आप प्राइमरी डाटा से काम करेंगे या सेकेंडरी डाटा का इस्तेमाल भी करेंगे, और क्या आपने मेथोडोलॉजी अप्लाई किया और आप किस तरह टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज जो है आप अच्छा से जान के जाए, अच्छा से सीख के जाए, ताकि भाइवा देने के टाइम आपको किसी भी प्रकार के दिक्कत नहीं होगी। ये चीज मैं आपको पहले से ही बार बार मैं बोलते आया हूँ कि ये चीज आपको याद रखना होगा। आपके प्रपोजल का मेथोडोलॉजी, आपके प्रपोजल का टूल्स, आपके प्रपोजल का टेक्निक्स, आपके प्रपोजल का डेटा, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सामने लाऊंगा वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसर्च। आप अपने रिसर्च के बारे में कितना समझते हो, आप कितना जानते हो, आपके टॉपिक को आप कितना जानते हो, क्या आपने उस फील्ड रिपोर्ट, क्या फील्ड पायलट स्टडी आपने किया, ये चीज आपको पूछा जाता है। क्या आपने इससे संबंधित आपने कुछ काम किया, ये चीज आपको पूछा जाता है कि अंडरस्टैंडिंग योर रिसोर्स एंड इट इज द मेथड्स क्या है, एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स और आपका कंक्लूजन। ये मैंने पहले भी आपको बताया हूँ और इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है द की फोकस। बेसिकली ये जो है की फोकस, क्या की फोकस है आपके रिसर्च के, ये क्वेश्चन आपके सामने पूछेंगे, ये जरूर पूछेंगे क्योंकि हर सबको ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या की फोकस है ऑफ योर रिसर्च। बेसिकली इसमें आपको ध्यान में रखना होगा ताकि आपको किसी प्रकार में दिक्कत ना हो। मैंने इसलिए इस चीज को हाईलाइट किया और मैंने इसलिए इसको रखा कि द फोकस ऑफ योर पेपर इज ऑन how you plan to approach it and will your articles, for example, be argumentative or write in the markedly give research and fact on a specific topic, and these are the question you must be answered before the beginning your investigator। ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आमतौर पर स्टूडेंट गलती करके बैठते हैं और वो अच्छा से बोल नहीं पाते हैं। तो इसीलिए ये चीज को मैंने यहाँ पे बहुत हाईलाइट किया कि व्हाट इज द की फोकस ऑफ योर रिसर्च, आपके रिसर्च के की फोकस क्या है। तो ये चीज आपको अच्छा से बोलना होगा ताकि आपका गलती ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि रिसर्च प्रोसेस गो एज पर योर प्लान एंड फॉर वेयर
there any unexpected circumstances that you had to deal with? बेसिकली यहाँ पे ये चीज को भी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस रखना होगा। कई बार होता है कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं, या कोई केमिस्ट्री सब्जेक्ट की रिसर्च है, या कोई फिजिक्स के रिसर्च है, या कोई जूलॉजी बॉटनी साइंस बेस्ड अप्रोच रिसर्च है, और यहाँ पे हमें एक्सेप्टेशन रहता है कि ये होगा, इस तरह हम करूंगा तो ये चीज हो सकता है, दैट द पॉसिबिलिटीज का बाद आ जाता है, दैट नया हाइपोथेसिस का यूज होता है, या तो इस तरह आपको ऐसे नहीं में कि ये हो जाएगा, इस तरह आप नहीं बोल सकते। एक होगा, हम देखेंगे, इस तरह एक्सपेरिमेंट करेंगे, इससे एक्सपेरिमेंट करेंगे, इससे एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो हम किस किस चीज को, किस किस मेथोडोलॉजी को अच्छे से हम अप्लाई कर सके उस चीज में, तो ये आपको थोड़ी सी अच्छे से याद रखना होगा, पायलट स्टडी याद रखना होगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। एंड आफ्टर completion of your research, which part of your process did you enjoy the most and why? आपकी रिसर्च में सबसे कौन सा चीज है जो सबसे आपको अच्छा लगता है, आप किस विषय में अच्छा हो। आपको बता दूं, आप जब वाइवा देने जाएंगे, आप कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है आपको पूछ सकते हैं, तो आप किसी भी 3 टॉपिक को अच्छा से देख के जाए, अच्छा से जान के जाए। 3 प्रपोजल टाइटल पीएचडी के हमेशा आपको बैकअप रखना होगा। आप एक प्रपोजल एक टाइटल में तो बनाए हैं, जमा रखें, लेकिन आपको पूछ सकते हैं आपको कौन सा चीज अच्छा लगता है, तो आप रिलेटेड किसी भी 3 चीज अच्छा रखिए और उसको किसी भी एक बोलिए, और वहीं से आपको जो है आप पूछा जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि जब आपको इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बताने के लिए पूछता है कि आप अपने बारे में बताइए, अपने बारे में जब बताइए करके बोलते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट को जगाना होगा। अपने बारे में अपना नाम बताएंगे, आप कहाँ से हैं वो बताएंगे, और साथ ही के साथ आपको ज्यादा क्वालिफिकेशन को हाईलाइट नहीं करना है, क्योंकि उनको पता है कि आप एमए एमएससी पास हो और नेट क्वालिफाइड जीआरएफ हो, उनको पहले से ही पता है। तो इसीलिए अबाउट योर सेल्फ में ज्यादा आपने क्वालिफिकेशन को हाईलाइट मत करना, नाम कहाँ से आए हो और आपने एमएससी विद नेट बोलो, बस सिंपल, और उसके साथ आप थोड़ी सी आपने विषय को इंटरेस्ट को सामने बोल दो, ताकि जो इंटरव्यू पूछने वाले हैं उसी विषय संबंधित में वो चला जाएगा आपके टॉपिक में, जो आपने स्टडी करके आए हैं, जो आपको टॉपिक अच्छा लगता है, वहां पे आप शुरू में ही बोल दीजिए अबाउट इंट्रोडक्ट अबाउट योर सेल्फ में। तो इसमें काफी आपको फायदा होगी, आपको इन फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी, और भाइवा के टाइम भी पीएचडी भाइवा में टाइम में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली द फोकस ऑफ योर टॉपिक इज ऑन हाउ यू प्लान टू अप्रोच इट। ये बेसिकली जो है बेसिक इंटरेस्टिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि the focus of your topic is on how you plan to approach it, and will your topic for example be argumentative, or will the largely give the research and facts on specific topic, and these are the questions you must answer before the beginning your investigation। बेसिकली यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। आप जब भी भाइवा देने या इंटरव्यू देने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, थोड़ी सी खुद को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि हम कितना प्रिपेयर्ड है, हम खुद प्रश्न करें और खुद अपने दर्पण के सामने जवाब देने का प्रयास करें। मैंने शुरू में ही बोला हूं कि जितने आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं, सबके तरफ देखते हुए आपको जवाब देना होगा, स्पेसिफिक किसी एक को देखते हुए आंसर नहीं बताना है। तो ये चीज में ध्यान में रखना होगा। और बेसिकली दिस आर द these are the question you must answer before the beginning your investigator। और यहाँ पे आपका हो सकता है कि एक प्रोफेसर क्वेश्चन थ्रो किए, वो क्वेश्चन आप बोलते ना बोलते दूसरे क्वेश्चन जो है प्रोफेसर उन्होंने थ्रो किए, वो बोलते ना बोलते तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो इसी स्थिति में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, धीरे धीरे एक एक करके बताना है। अगर आप हड़बड़ी करते हैं तो सामने वाला साहब समझ जाते हैं कि ये पीएचडी करने का लायक नहीं है, इसके अंदर पेशेंस नहीं है, इसके अंदर जो है वो हड़बड़ी कर रहे हैं। आप धीरे धीरे एक एक का आंसर क्वेश्चन आंसर को जवाब दीजिए। आपको कंटिन्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ तो दूसरे क्वेश्चन आपको पूछ दिए, तो वहां पे टेंशन नहीं लेना है, आराम से हैंडल करना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे स्टडी डिजाइन वर्क, जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टडी डिजाइन वर्क, आपने जो स्टडी डिजाइन है, अपना जो स्टडी डिजाइन वर्क है, ये काफी
मेच्योरिटी हो, काफी इंटेलेक्चुअल हो, नॉलेजफुल हो, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। द फ्रेमवर्क, ये बेसिकली हमने, मेरा एक पीपीटी है, ऐसा नहीं किसी से जगह से हमने पेस्ट कर दी, थोड़ा सा ध्यान से रखना और ध्यान से सुनना। ये बेसिकली मैंने खुद इसमें क्रिएट किया यहाँ पे कि किस तरह आपका होना चाहिए स्टडी डिजाइन वर्क, जो बेसिकली द फ्रेमवर्क ऑफ मार्केट रिसर्च मेथड्स एंड प्रोड्यूस द chosen by the researcher is the referred to as research design। और दूसरी है द रिसर्चर डिजाइन allow them to use the most appropriate methodology for the study and set up their investigation successfully in the future as well as। बेसिकली आप शुरू में कॉन्फिडेंसली नहीं बोल सकते कि आपका फाइंडिंग्स जो है इस तरह हो सकता है कि हम यहाँ पे करके दिखाएंगे। बेसिकली आपका हमेशा आपको इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आपने जो लिखा इस तरह हो रहे हैं, क्या आप कैसे इसको जस्टिफाई करें, इस तरह आपके पास क्वेश्चन पूछेंगे। हाउ इट इज, हाउ कैन यू जस्टिफाई, अर्थात इस तरह क्वेश्चन आपके सामने पूछ सकते हैं। जस्टिफिकेशन कैसे आप करेंगे, इस तरह आपको पूछ सकते हैं। तो आपको लगेगा थोड़ा कठिन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बेसिकली कठिन नहीं है। बेसिकली घूम फिर के क्या है, आपको बताना होगा, आपको उसके सामने बोलना होगा कि सर मैंने ये चीज पाया, ये चीज देखा, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली आपको रिलेवेंट इशू को हाईलाइट करते हुए उसको आंसर देना होगा, ताकि सामने वालों को लगेगा नहीं बंदा जो है वो रिसर्च के लायक है। ऐसे नहीं आप बोलेंगे कि सर मुझे पता नहीं है। अरे भाई, रिसर्च आप कर रहे हो, आपको फाइंडिंग्स पता नहीं है, आपको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पता नहीं है, आपको जो मेन फाइंडिंग्स पता नहीं है, तो वो तो गलत बात है ना। तो बेसिकली ये स्टडी डिजाइन वर्क जो है वो डिजाइन डिपेंड करेगा आपको टाइटल के ऊपर, आपने किस तरह टाइटल लिए हैं उसी के हिसाब से रिसर्च डिजाइन बनेगा। और चैप्टराइजेशन जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी बताना होगा कि मैंने 5 चैप्टर बनाऊंगा और इसमें इस तरह हमने एक्सप्लेन करेंगे। पहला चैप्टर में मेरा इंट्रोडक्शन ये सारी चीज रहेगा, दूसरे में हमने लिटरेचर रिव्यू दिखाएंगे, तीसरे में हम डेटा फाइंडिंग, डेटा एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेशन कोई रिलेटेड चैप्टर इशू करेंगे। तो वो इस तरह आपको सिस्टमेटिकली बताना होगा क्या आप किस तरह रिसर्च डिजाइन को प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, प्रेजेंट करने वाले हैं अपने थीसिस में। तो ये आपको दिखता है और वो चीज जो है काफी इंटरेस्टिंग रहता है और काफी सिस्टमेटिक होता है। यू मेन फाइंडिंग्स एंड हाउ डू दे रिलेट टू लिटरेचर इन योर फील्ड। आप हमेशा याद रखेंगे क्या आपने जो टॉपिक चुना वो क्या लिटरेचर रिव्यू आपने किया, आप क्या लिटरेचर रिव्यू किया, कौन व्यक्ति ने क्या बोला। तो थोड़ी सी पायलट स्टडी आपको जरूरत है। अगर आप इसको अच्छे से बोल नहीं पाएंगे तो सामने वालों को पता चल जाएगा कि कहाँ से आपको उठाया, कहाँ से उठा के आपने फिट कर दी है। तो ये चीज आपको याद रखना होगा कि हमने आपने खुद लिखे हैं, आपने खुद स्टडी किए हैं, आपने खुद लिटरेचर रिव्यू किए हैं और कौन क्या बोला आपको पता है। तो आप तुरंत उसको बोल डालिए, तो सामने वालों को लगेगा नहीं ये लड़का लिटरेचर रिव्यू सही किया और खुद किया। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी एग्जामिनेशन, ये आपके मन में क्वेश्चन हो रहा है कि सर हम जब बैठे रहेंगे हमारे सामने कितने लोग बैठे रहेंगे, कितने लोग हमें मुझे पूछेंगे। तो ये चीज बेसिकली आपको बता दूं, बेसिकली 7 से 8 लोग हो सकता है आपके इंटरव्यू के टाइम बैठेंगे। वहाँ पे 3 एक्सपर्ट रहेंगे, एक फिजियोग्राफी देखेंगे, आपका पर्सनालिटी वॉच भी करते हैं वहाँ पे। दूसरी यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव रहता है, सब्जेक्ट के चेयरमैन रहता है। तो इस तरह 7-8 जो है मैक्सिमम आपका मेंबर जो है वहाँ पे बैठे रहेंगे और आप अपना प्रेजेंटेशन रिसर्च प्रपोजल आप रखेंगे। क्योंकि ऑनलाइन मेरा कई वीडियो था कैसे ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हैं, तो मेरा वो वीडियो में हमने बताया था ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए अलग सेटअप चाहिए, वो अलग अलग चीज रहता है। जब ऑफलाइन इंटरव्यू होता है तो आपको बता दूं मैंने कई वीडियो पीएचडी पार्ट टाइम मोड, पीएचडी रेगुलर मोड, वो भी हमने चर्चा किया कि आपने अगर जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो या आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं तो आप भी पीएचडी कर सकते हैं, यूजीसी रेगुलेशन में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पीएचडी इंटरव्यू वाइवा वॉइस जो है फॉर एडमिशन के पर्पस में जब आप देते हैं तो वहाँ पे 7 से 8 लोग सामने 7 से 8 रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर जो है वो बैठे रहेंगे। बेसिकली वहाँ पे आपको पूछा जाता है कि कैंडिडेट जो है बेसिकली वो कितना जानता है या वो खुद उनके द्वारा रिसर्च प्रपोजल प्रस्तुत किया जा रहा है,
बेसिकली क्या होता है, कई लोग दूसरे से बनाते हैं, तो वो इंटरव्यू में पता चलता है, क्या जस्टिफाई किया जाता है कि रिसर्च प्रपोजल खुद बनाया कि दूसरे से बनाया। मैंने इसलिए बार बार बोलता हूँ कि रिसर्च प्रपोजल आप खुद बनाइए, ताकि आपको सारी चीज याद हो, और कैसे ट्रेंडिंग टॉपिक को ढूंढा जाए। और मैं भी इस तरह वीडियो भी ला रहा हूँ, और मेरे चैनल में ऑलरेडी अगर भूगोल के विद्यार्थी हैं, बहुत सारे टॉपिक है जो आप आगे जा सकते हैं और आगे पीएचडी कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कमेंट आप कीजिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा। अभी मैंने जो मैटर जो है पहले सबको बोल देता हूँ, फिर कमेंट का रिप्लाई आपको दूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट जो है एडमिशन वाइवा में, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको जो चीज यहाँ पे सामने रखा कि पीएचडी वाइवा में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज जो है हमें याद रखना होगा, और डॉक्यूमेंट्स हमें रखना होगा अपने सामने, जो कि शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि हमें अपने जितने सारे सर्टिफिकेट्स है, ओरिजिनल कॉपी है, वो सारी चीज जो है आपको सामने रखना होगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो शुरू में। ये पीएचडी के जो मैंने स्टार्ट में ही बोला था मैं आपको कि पीएचडी के टाइम आपका शुरू में बेसिकली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और कई बार हम गलत तरीके से कई लोग फंस जाते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, तो उसमें उसके कारण क्या है, आपको जो पीएचडी के रिजेक्ट हो जाते हैं कई लोग, अगर गलत डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं तो। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि आपका डॉक्यूमेंट अच्छा हो, और जिसके कारण आप ठीक ठाक प्रेजेंट करें। और थोड़ी सी अपना अपने बारे में अच्छा से बताना भी बहुत जरूरी है, अपने बारे में आप कितना अच्छा से बोल सके। इंट्रोडक्शन योर सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। मैंने शुरू में ही बताया कि इंट्रोडक्शन योर सेल्फ आप जब बताओगे, यहाँ पे एक टिप्स मेरा याद रखना कि आप जब भी इंट्रोडक्शन योर सेल्फ आप बताते हैं, जो शुरू स्लाइड में मैंने बताया था, कई लोग लास्ट में जुड़े हैं, मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज हमें थोड़ी सी सावधानी रखना होगा, और एकदम प्रॉपर वे में आपको चलना होगा। ये जो है क्रिएटिंग गुड इंप्रेशन, और आपका रिसर्च एरिया, टॉपिक, प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट, लिटरेचर रिव्यू, आउटकम, स्टडी एरिया, कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे हाई रखे, सब चीज मैंने एक्सप्लेन किया। मेथोडोलॉजी, टूल्स, टेक्निक्स, डेटा, क्वेश्चन, मेथड्स, आपका फैकल्टी नेम, एरिया इंटरेस्ट, ये सारी चीज जो है ये काफी इंटरेस्टिंग, और ये सारी चीज को आपको याद रखना होगा, जो कि आपको शुरू में ही फोकस, कैंडिडेट के क्वालिटी शुरू में ही दिख जाता है, उसके बॉडी लैंग्वेज, उसको प्रेजेंटेशन। और बेसिकली आप फॉर्मल ड्रेस कोड यूज करेंगे, और आप जहां पे भी भाईवा दे रहा है, जिस भी यूनिवर्सिटी में, वहां जो गाइड है उसके बारे में जान ले, और उसके क्या क्या उस जगह में काम हो रहे हैं, वो टॉपिक को भी थोड़ा सा पायलट स्टडी जरूर करना, ताकि गाइड सिलेक्शन में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आज मेरा ये सारी चर्चा था, और किस बिंदु पर और पूरी रखा है मैंने हर एक पहलू को, कि हमें किस तरह आगे बढ़ना होगा, और किस तरह हमें अच्छा से प्रेजेंटेशन देना है, ताकि पीएचडी इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए। तो शुरू में ही मैंने जो चीज हाईलाइट आपको किया कि एज ए गुड इंप्रेशन रखना जरूरी है, रिसर्च एरिया बहुत अच्छा होना चाहिए, टॉपिक, प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट, लिटरेचर रिव्यू, आउटकम, स्टडी एरिया, और उसके साथ आपका इंग्लिश में थोड़ी सी बात करने का आप प्रयास कीजिए, आप प्रैक्टिस में रखिए, कम्युनिकेशन इंग्लिश में इंटरव्यू दीजिए। दूसरी चीज है टूल्स, टेक्निक्स, डेटा, आपका क्वेश्चन मेथड्स, और आपको 10 से 15 मिनट पूछा जाता है। और बेसिकली आई कांटेक्ट में बात कीजिए, आपके रूम के अंदर में जितने सारी सर बैठे हैं सभी को देखते हुए बात कीजिएगा। ये मेरा छोटी सी टिप्स जो था आपके लिए, ये मैंने बताया। दूसरी इंपॉर्टेंट, मैंने जो डॉक्यूमेंट की बात कर रहा था, मिनिमम 3 सेट फोटोकॉपी, जेरॉक्स कॉपी जो है आप 3 सेट रखिए। अपने पासपोर्ट साइज फोटो को रखिए, आपका आईडी प्रूफ को रखिए, और साथ ही के साथ आपने जो अप्लाई किए थे पीएचडी का, वो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपके साथ रखिए। वो कई बार आप भूल जाते हैं, तो वहां पे जाके आपका मूड खराब हो जाता है। तो मूड को अच्छा रखने के लिए अच्छा रेडी के साथ जाना होगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। कमेंट यहाँ पे मैंने कमेंट का अभी मैं रिप्लाई दूंगा। निशा यादव ने लिखे हैं, रिसर्च प्रपोजल फॉर्मेट एंड टॉपिक, हाउ टू मेक बेसिकली कॉमर्स। अच्छा, आपने कॉमर्स के पूछ रहे हैं रिसर्च प्रपोजल। मैंने निशा वीडियो बनाया है, अभी लास्ट 2 वीडियो है मेरा रिसर्च प्रपोजल के ऊपर, उसको जरूर देख लीजिएगा। रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या होना चाहिए उसको मैंने
सिस्टमेटिकली बताया हूँ, उसको थोड़ा सा आप विजिट कीजिए। यहाँ पे समीक्षा चंद्राकर ने पूछा सर पीआरएसयू पीएचडी एंट्रेंस के रिजल्ट कब तक आएगा? अच्छा, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर के पूछ रहे हैं आप। पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी के अभी चल रहे हैं प्रोसेस, बहुत जल्द उसका हो जाएगा। और अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है तो सीधा आपको प्रेजेंटेशन देना है। तो आपको मेरा आज के जो वीडियो है, मुझे लगता है कि थोड़ी सी मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी अगर आपके अंदर में आ जाए और इसको आप पार कर लेंगे और इंटरव्यू सिलेक्ट हो जाएंगे। मैंने जो जो टिप्स आपके सामने रखा आज, किस तरह क्या क्या चीज को आपको याद रखना होगा, वो सारी चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखाया और ऑलरेडी प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको दिखाया, ताकि आपको दिक्कत ना हो और सुनने में। और मैं हिंदी थोड़ा अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ आपको बताने के लिए। यहाँ पे कमेंट आया है, निशा कुमारी गुड इवनिंग, दिलचरण गुड इवनिंग टू ऑल। तो मुझे लगता है कि मेरा जो लाइव सेशन ये टाइम 9 बजे रखा हूँ, कुछ अभी गर्मी के टाइम है। आप जरूर कमेंट करें अगर लाइव क्लासेस में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी, यूपीएससी जो जियोग्राफी ऑप्शनल पेपर है उस सिलेबस में कुछ क्लास मैंने ला रहा हूँ कमिंग लाइव क्लास में। तो मुझे लगता है कि 8 बजे ठीक रहेगा, तो 8 बजे हम रखेंगे, क्योंकि 9 बजे कई लोग खाना खाते हैं और मुझे लगता है कि 9 बजे कई लोग काम में बिजी हो जाते हैं, तो कई लोग आफ्टर लाइव में मेरा वीडियो देखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसमें बेल ऑल जो बटन है उसको प्रेस करके रखिएगा, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको देखने में असुविधा नहीं होगी मेरा शेड्यूल। और मैंने पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी के वीडियो मैं पहले यूट्यूब में डाला था और काफी आपका प्यार मिला, बहुत लोग वीडियो देखा। और मुझे लगता है जब यूनिवर्सिटी में नोटिस आया नहीं था, 17 तारीख को नोटिस आया था मेरे ख्याल से, और मैंने वीडियो डाला एक हफ्ता पहले, क्योंकि मेरे पास नोटिस आ गया था और मैंने उसको वीडियो बना दिए। तो कई लोगों को प्रश्न था कि सर वेबसाइट में नहीं दिख रहा है, तो नेगेटिव क्वेश्चन बहुत सारा पूछे थे और मेरा वीडियो देख के कई लोग अप्लाई किए हैं। मैं चाहूंगा, मेरा मोटो यही रहा है कि यूथ जो जनरेशन है वो रिसर्च के आगे बढ़े, पीएचडी करे, रिसर्च करे, शोध करे, नया नया खोज सामने लाए। और काफी अच्छा टॉपिक में अगर दिक्कत होती है आप जरूर मेल करें मुझे, क्योंकि मैं फोन नंबर शेयर नहीं किया हूँ, मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है डिस्क्रिप्शन में और मैं मेल से रिप्लाई दूंगा। और कुछ प्रपोजल मेरे को मेल आया है, मैंने थोड़ी सी बिजी शेड्यूल चल रहा है एक्चुअली, कुछ काम चल रहा है तो इसी के कारण मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो उसको भी मैं चेक करूंगा। कुछ लोग मेल भी किया है मेरे को, रिसर्च प्रपोजल भेजे हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा और आप भी भेजे। किसी भी दिक्कत हो मैंने प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मैं दूंगा कि किस तरह अच्छा आगे जाना चाहिए और जिसमें दिक्कत ना हो। सब आप ही के ऊपर है, क्योंकि इंटरव्यू आप ही को देना है। गलती अगर करेंगे तो गलती होगी, और छोटी सी गलती के कारण रिसर्च प्रपोजल रिजेक्ट भी हो जाता है। जैसे कि मैंने लास्ट लाइव में प्रपोजल प्रेजेंटेशन के ऊपर था कि प्रपोजल किस तरह होना चाहिए था, उसमें मैं एक चीज बताया था कि आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू में लिखने का पैटर्न गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है, कई लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, जो लाइन आपने लिख रहे हैं उसका मीनिंग सही है कि नहीं, वो चीज थोड़ा सा देख ले। और कभी भी इंटरनेट से कॉपी मत कीजिएगा, ताकि आप फंस जाओगे, आप पकड़ जाओगे। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि आप इंटरनेट से आप किसी भी चीज अगर लेते हैं तो उसको रेफरेंस में आपको देना होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। और काफी इंटरेस्टिंग जो है वो आपका हमेशा इंटरव्यू के लिए मदद आएगा, वो है इंटरव्यू बोर्ड में बहुत ही इजीली रहना, काफी फ्रीफेंक रहना, स्माइल के साथ बात करना, ताकि आपको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत सारे जो है आपको एक मदद मिलेगी और आगे जाके आप अच्छे से इंटरव्यू देंगे। थैंक यू, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ। लास्ट टाइम मैं कमेंट सबका देख लिया हूँ। और जय हिंद, फिर मिलेंगे, टाटा, गुड नाइट टू ऑल।